हुए थे, कुछ आइडिया है? शायद मैं भी देखता हूँ अभी। कल हमने कौन सा क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, हाँ शायद 68, नहीं ये तो नहीं था। हाँ ठीक है, सेवेंटी, हाँ यहाँ तक हो गए थे ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना? शायद आपको याद। जी सर, ये वाला हो गया था सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया था, इससे आगे का हमें करना था। ठीक है, तो ये आगे वाला हमें क्वेश्चन करना था, यहां से आगे वाला। देखिए इसमें है OLED का प्रयोग जो है, क्वेश्चन पूछा है इसमें। ये डेली, एक क्वेश्चन ऐसा है जो डेली यूज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो डेली यूज का साइंस होता है वहां से आता है। तो देखिए इसमें थोड़ा कुछ समझ में अगर आ रहा है तो OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइसेस। What are the advantage of LED display over liquid crystal display? ठीक है, जो अदर जो ट्यूबलाइट्स आती थी उनके कंपेयर में ये कैसे अच्छी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड, तो जो एलईडी होती है उसकी बात कर रहे हैं ये। एलईडी में और आप ट्यूबलाइट में डिफरेंस आप जानते हैं। ठीक है, एक CFL होता है, एक एलईडी होता है, एक ट्यूबलाइट होता है। जो हम लोग देखते थे बहुत लंबी वाली सी, वो तो ट्यूबलाइट थी। और जो एक CFL एक बल्ब टाइप की होती है। ठीक है, और जो एलईडी है वो लाइट, उसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा होता है ना, शाइनिंग बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा एलईडी के बारे में। तो एलईडी के बारे में एक तो ये है कि एलईडी बहुत कम लाइट खाती है, बहुत कम। एलईडी सबसे कम लाइट खाती। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला इसमें है एलईडी डिस्प्ले कैन, है ना, फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सब्सटेंस। जो एलईडी है वो नम्य प्लास्टिक स्तरों पर संचारित किए जा सकते हैं। ये बात तो ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी, आपने स्टूडेंट की लैंप देखी होगी, वो किधर भी फोल्ड कर सकते हो, है ना। जो एलईडी है वो कहीं भी फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, एलईडी लाइट मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब वो प्लास्टिक में भी उसका यूज हो जाता है, कहीं भी होगी। तो ये है। उसके बाद है रोल अप डिस्प्ले वेंडेड इन द क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग एलईडी, यानी एलईडी की प्रयोग से वस्त्र में अंत स्थापित, बताइए, उप रिवेलनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं। यानी इनका कहना है कि इसमें जो डिस्प्ले हैं वो क्लोथिंग यानी कपड़े पर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारी डिजाइन्स होती हैं, तो उसमें आप एलईडी बल्ब लगा सकते हो, एलईडी बल्ब लगा सकते हो। कई सारे कॉस्ट्यूम होते हैं उसमें लग जाते हैं। मतलब देखो इसमें आप एक समझिए आप मेरी बात, कि जो इसमें लिखा है ना फ्लेक्सिबल, तो ये बात सही है। पहले तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को समझिएगा कि वो कैसे भी आप यूज कर सकते हो, है ना, कैसे भी आप उनको यूज कर सकते हो एलईडी को। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबली यूजिंग एलईडी, और ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिख सकता है हमको। तो इसमें तीनों सही है ये। ठीक है, तीनों सही है। तो ये चीजें हैं। अगर आप देखोगे इसमें, तो अगर मैं एलईडी का कोई पिक्चर आपको दिखा पाऊं तो फिर समझ जाओगे आसानी से उनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे। ये मैंने देखो जब भी मैंने क्लास लिया है करंट अफेयर्स का, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ आप लोगों को कि जो हम चीजें डेली में यूज करते हैं
उनका उनसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बातें हो रही हैं, कैसे ये सही। देखो ये जो फ्लेक्सिबल है, ये लाइट एलईडी की लाइट है, आप देख रहे हो। अब ये जैसे आप ये पिक्चर देखोगे तो ये किसी कपड़े वगैरह में किया है एलईडी लाइट, है ना, इसको फोल्ड भी कर सकते हो आप, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ये बल्ब देखो आप, इनके बल्ब को आर पार देख सकते हो आसानी से, और इनको मोड़ा भी जा सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बल्ब क्या एलईडी के हैं, तो यही सारी उन्होंने चीजें बताई हैं यहाँ पे। और वहीं पर अगर बात करते हैं हम CFL का, तो वो अलग चीज होता है, ठीक है। तो CFL लाइट से वो अलग होता है, जैसे ये CFL वाला होता है ना, ये CFL है, ये एलईडी नहीं है। ये जैसे ये देखो, अब इसमें आप देखोगे कि इसमें ये वाला जो है, ये CFL है जो हमारे घरों में होता है, और ये एलईडी है, तो बल्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। वहीं और ट्यूबलाइट तो आप खैर जानते ही हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट तो आप जानते ही हैं कि कौन सी होती है ट्यूबलाइट्स। तो दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये है, ये ट्यूबलाइट्स हैं, तो ये है। तो पहले ट्यूबलाइट आई, पहले तो बल्ब आया, फिर ट्यूबलाइट आई, उसके बाद फिर CFL आई, और फिर एलईडी आई। तो एलईडी आई वो एनर्जी एफिशिएंसी होती है, मतलब उनमें ऊर्जा कम खर्च होती है, लाइट ज्यादा देती है, ये है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सारे उसमें सही थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसमें, 74 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर द सन टेम्पल। सन टेम्पल की कौन सा फेमस है, बताएं। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, कि जो ओंकारेश्वर है ना, ये ओंकारेश्वर गुजरात राजस्थान में है। तो ओंकारेश्वर सन टेम्पल नहीं है, ये सन टेम्पल नहीं है। तो जहां जहां 3 है वो नहीं होगा, ये गुजरात में है। अच्छा, ओंकारेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, बताइए। बहुत फेमस है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में ये फेमस है ऑयल रिजर्व के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी के लिए ये बहुत पूछा जाता है। ओंकारेश्वर जो है वो गुजरात में है, और ये ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। और अमरकंटक में आप जानते हो, अमरकंटक MP में है। अमरकंटक में यहाँ पर शैविज्म है और जैनिज्म है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सही से शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अमरकंटक MP में है, ठीक है, और यहाँ पे 2 धर्मों की पूजा होती है, एक तो जैन धर्म की और एक शैविज्म की। यहाँ पे सन टेम्पल का कोई नहीं है, सन टेम्पल ये है। सन टेम्पल के लिए कौन सा मंदिर फेमस है, बताएं। बहुत फेमस है, किस राज्य में है, कोणार्क में, ठीक है, यस, कोणार्क में है। और ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है सन टेम्पल। तो ओंकारेश्वर गुजरात में है, और ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है। अब देखो इसमें UPSC ने क्वेश्चन दिया है आपका 17 में, तो ऐसा नहीं था बहुत टफ था, सिर्फ आपको ओंकारेश्वर ही समझना था। और ये फैक्ट किस लेवल का है बताइए आप, है ना। मुझे लगता है कि B.Ed लेवल का भी नहीं है, मतलब SSC से बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि फैक्ट पता नहीं कब कहाँ आ जाए। आप फैक्ट को छोटा मत समझिए, है ना। आप देखो इसी फैक्ट ने इन तीनों को हटवा दिया, तीनों को। इसीलिए हम बोलते हैं कि लूसेंट बहुत काम की चीज है। अभी जो लोग पेपर दे रहे हैं वो लूसेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, वरना आप सोच सकते हो कि UPSC में अंकलेश्वर से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
नहीं सोच सकते आप, लेकिन यहाँ पे आंसर निकल आया उससे, तो उसको एक बार एक हफ्ते में रिलीजियसली पढ़ लीजिए उसको। इंग्लिश की पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पीली वाली आती है वो, हमें आंसर तक पहुंचना है, हमें थोड़ी करना है कि अरे हम, सही बताऊं जब तक हम स्टार्टिंग में जब हम शुरू पढ़ाई किए थे तब हमने लूसेंट को कोई भाव नहीं दिया, कि जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती चली गई, मतलब 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, वैसे लूसेंट कमरे में आना शुरू हो गई। अब लूसेंट तो पता नहीं कितनी आई कितनी चली गई, कौन क्या ले गया, तो दो एक दो तब भी कमरे में रहती है लूसेंट, 2 से कम तो नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी आता है वो उठा लेता देता ही नहीं दोबारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर, देखिए 76, ये लोकसभा का क्वेश्चन है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली, लोकसभा का राज्यसभा, इन द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट लीस्ट एट लीस्ट 50%, ऐसा सर गलत है? है सर, पहला वाला। पहला वाला सही है गलत है? गलत है सर। गलत है ना, कि जरूरी नहीं है कि ये कह रहे हैं कि टोटल जो टोटल वोट पड़ते हैं उसका 50% आना जरूरी, ऐसा तो नहीं है ना? आपने देखा सर ही। वो वन जीत सकता है। हाँ, इसी, और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा निगेटिविटी होती है। मतलब अगर कहीं कैंडिडेट ज्यादा हैं तो जिसको 25% लोग सपोर्ट करते हैं वो भी रूल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी कहता है 50+1 होना चाहिए, यही तो कहता है, जबकि इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका, गलत हो गया ये वाला सेंटेंस, तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देख ले, अच्छा ये वाला नहीं है, ये तो हो सकता है, तो दूसरा और तीसरा नहीं है। अब देखते हैं दूस सॉरी, सर पहला और हाँ पहला होगा इसमें। नहीं सर, पहला कटेगा। अच्छा, according the provisions of laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha speaker's post goes to majority party and deputy speaker goes to opposition, ऐसा नहीं है ना? ये बात तो, और ये जी और सर। ये और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि रूलिंग पार्टी को ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं सर। क्योंकि दूसरी मीटिंग में स्पीकर बन जाता है, सरकार तो बाद की बनती है, सरकार तो बाद की बनती है। हाँ ये है कि जो मेजोरिटी में संभावना होती है वही बन जाता है फिर, क्योंकि वोट इन्हीं लोगों के पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये है, अकॉर्डिंग द प्रोविजन लेड डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी ऑफ पार्टी। इसमें दिया अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, ऐसा कुछ, ये गलत है। अकॉर्डिंग प्रोविजन, ये कोई प्रोविजन नहीं है जिसके नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट सबसे ज्यादा होंगे वो लोकसभा स्पीकर बनेगा, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, पहला तो मिस्टेक यहाँ पर है, ये कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी बन सकता है, बस उसको नंबर ऑफ लोकसभा सपोर्ट करना चाहिए, और बाकी ये तो खैर है ही है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा डिप्टी स्पीकर टू अपोजिशन, तो इस सेंटेंस में 2 जगह मिस्टेक है। समझ में आई मेरी बात? इस सेंटेंस में 2 जगह है, कोई प्रोविजन नहीं है, और यहाँ पे अपोजिशन को भी नहीं चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। तो कोई ऐसे कोई नहीं, भाईचारा नहीं है, एक तुम ले लो हमें दे दो, तो डी आंसर है। क्लियर है? बताएं? यस सर। ठीक है सचिन, अर्चना जी क्लियर है पूरा? और इसको, हाँ क्वेश्चन यहीं से बनेगा, और जो चीजें इसमें नई नई मिलती हैं उनको वहीं पर नोट करते जाना है, क्योंकि हम क्वेश्चन देखते हैं तभी समझ में आता है कि ये भी चीज हो सकती है, और देखो ये भी चीज हो सकती है। ये खैर, ये तो खैर पता है, ये तो मोस्टली कभी कोई पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें 77। ठीक है,
which of the following has have the occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? अच्छा देखो, ये एलपीजी समझते हो ना आप लोग? एलपीजी, जी सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल। हाँ, उसके बाद था इसमें लिबरलाइजेशन, यानी जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ये 1991 में आया और ये इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और उन्हीं की वजह से आया था, ओपन मार्केट कर दिया गया था। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज, ठीक है, हाँ, इनॉर्मसली। ऐसा हुआ क्या कि जो जीडीपी में पहली बात तो ये है कि जीडीपी में कृषि का अंश वृहत रूप से बढ़ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जीडीपी में इसका कोई संबंध नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। ये सिर्फ ये इसलिए किया गया था कि हम दूसरे बाजारों में जाके अपना सामान बेच सकते हैं और वो लोग हमारे यहाँ बेच सकते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है ओपन मार्केट। हम लोगों ने ओपन मार्केट कर दिया था, तो ओपन मार्केट से कृषि से तो कोई लेना देना नहीं है। तो पहला सेंटेंस गलत है, अगर पहला गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे दूसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है। दोनों पे नहीं सोचना है, दोनों पे नहीं सोचना है, क्योंकि दोनों सही हैं। अब दिमाग सिर्फ यहाँ लगाना है। कितना टाइम बच गया आपका? ठीक है, इन पे नहीं सोचना है, क्योंकि इस पे क्या फायदा सोचने से। सही है, दोनों में है। अब सिर्फ 4 नंबर पर सोचना है। अगर चौथा सही है तो बी है, नहीं तो फिर ये है। ठीक है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, यानी भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया था। ठीक है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया था। बिल्कुल सही बात है, ये तो बढ़ेगा ही। मान लीजिए जब कोई चीज अगर कोई यूएसए हमारी चीज खरीदता है तो यूएसए किस में पे करता है? डॉलर में करता है ना। चाइना खरीदेगा तो अपनी करेंसी में करेगा। जो कंट्री जिस कंट्री जो खरीदेगा उसमें करेगा ना। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, चौथा सही है। भारत में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है कि लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा था क्या, और वास्तव में बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना, बढ़ेगा ही। अगर सपोज करो हम नेपाल जाते हैं और नेपाल में कपड़े बेच के आते हैं, तो नेपाल वाले क्या करेंगे? अपना ही रुपया देंगे ना, हमारा तो वो नहीं देंगे, उनके पास है ही नहीं, उन्हीं का रुपया मिलेगा हमें। तो हमारे देश में क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर। अब ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी छोड़ देना, मतलब ये पॉइंट भी छोड़ना नहीं है, इनको भी देख लेना। शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, बिल्कुल सही है। हम सिर्फ यहाँ बता रहे थे आपको कि आपको एग्जाम हॉल में इनको नहीं पढ़ना है, यहाँ तो पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको सीखना है, वहां नहीं पढ़ना है। वहां सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना है और थोड़ी काबिलियत दिखानी है। एफडीआई फिनो इंक्रीज, यानी जो हमारा ग्लोबल मार्केट बढ़ा है, तो जीडीपी में मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हमारी एफडीआई भी बढ़ी है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा है। तो तीनों चीजें बढ़ी हैं। फिर आप वहां बोल रहे हैं, आप यहाँ भी छोड़ दो पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी। अब इतना हिंदी टफ बताइए, क्यों बताएं? 78 का क्या होगा? देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसमें पूछा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
यानी किसी सेल का अगर ट्रांसफर होता है किसी दूसरे बॉडी में तो क्या होता है इसमें, ठीक है, कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ है ना बाइलरो एसिड्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लोनिंग एनिमल। हाँ देखिए इसमें जो है ये जो सेल, जो न्यूक्लियर सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बात होती है तो हम क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग की देखो, सेल ट्रांसफर का मतलब क्या है? कोई क्लोन बना रहा है, ठीक, तो उसमें सेल का ट्रांसफर होता है। जंतुओं के जननीय क्लोनिंग, भारत में सीप क्लोनिंग सेंटर कहाँ है? सीप क्लोनिंग सेंटर हिसार में है, हरियाणा में, ठीक है। तो जब भी हम सेल ट्रांसफर करते हैं तो क्लोनिंग के लिए होती है, क्लोनिंग के लिए। अच्छा एक चीज चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ एंशिएंट पीरियड में थी या नहीं? बताएं। नहीं थी। अच्छा ठीक है, और देखिए आपने आपने बगीचे में, बाग में कलम देखा है? कलम, जी सर। कलम क्या होता है? वो यही है, वो दूसरे प्लांट की सेल को दूसरे प्लांट में इनबिल्ट करते हैं, कलम लगाना, तो वो यही है। हाँ बस ये ह्यूमन बॉडी में उसको यूज नहीं करते थे, प्लांट में यूज करते थे। कलम लगाना तो जानते ही है ना, सुना ही होगा आपने। जी सर। हाँ तो वो यही थी। तो जो ग्राफ्टिक। क्लोनिंग है अपने इंडिया में एंशिएंट पीरियड से है, मगर वो प्लांट में है, एनिमल में ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। अच्छा कलम क्यों लगाई जाती है? वो ज्यादा बड़ा वो फ्रूट दे। हाँ मतलब फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी या फ्रूट्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। देखो मैं आपको बताऊं, मैं बताना चाह रहा हूं। सचिन नहीं है क्या इसमें? ठीक है, इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना है कि आप पेपर दे रहे हो इस बार तो 15 मई के बाद, है ना, या आफ्टर मई, जून में, जब हम जून में एंट्री करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीजें हम पूछे और आपको ना पता हो। अप्रैल का पूरा महीना आपके पास है, मई का पूरा महीना आपके पास है ना, तो वहां फिर नहीं। अगर आप इस बार का सीरियसली मैं समझिए, अगर इस बार का आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आप ये मान के चलिए कि जून के मंथ में जब एंट्री करेंगे तो जो सर बताएंगे उनमें से मैक्सिमम चीजें हमें पता होंगी, है ना। जैसे अभी मैंने बहुत कोई छोटी चीज पूछी थी कुछ अभी एक क्वेश्चन में, तो वो आप लोग नहीं बता पाए थे। तो ये नहीं होना चाहिए। 1.5 महीना आपके पास है, जितना हो सके। हाँ वो पूछा अंकलेश्वर पूछा था मैंने, है ना। तो जून के मंथ में भी ऐसा आपको लग रहा है कि चीजें आपसे मिस हो रही हैं तो आपको वहां पे सोचने की जरूरत है, पेपर को ड्रॉप करना है या देना है, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट है इसमें। तो मैं ड्रॉप तो करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन तब तक खूब तैयार करो खुद से, 1.5 महीना आपके पास है। और जब जब ये छोटी छोटी, जैसे ये मैंने क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे सपोज करो ये क्वेश्चन पूछा 15 जून को और आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी तुम आपसे कहने की पेपर देने जाओ, है ना। मेरी हिम्मत नहीं होगी कि 15 जून को ये ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं और आप ना रिप्लाई कर पाए। तो सारी चीजें किसी को नहीं पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे अमरकंटक है, सूर्य मंदिर है, अंकलेश्वर है, तो इन पे आपको मात नहीं खानी, ये समझना अच्छे से है। और ये सारी चीजें मिल जाएंगी लूसेंट में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, देखते देखते चला जाएगा।
National Payment Corporation of India (NPCI) helps in promoting financial inclusion in country. पहली बात है कि भाई जब ये पेमेंट कॉर्पोरेशन है तो ये इंक्लूजन की बात क्यों करेगा? ये तो सर्विस है ना, जी सर। है ना, ये तो सर्विस है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ये तो केवल जो हमारा एटीएम है, जो हमारा एटीएम काम करता है ना, ये इसी बॉडी पे यही बॉडी काम करती है, तो पहला गलत है। तो इसमें लिखा हुआ है पेमेंट कॉर्पोरेशन, तो केवल ये पेमेंट करता है। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे, ए कार्ड पेमेंट स्कीम। तो एक मिनट फाइनेंशियल इंक्लूजन 79 समावेशन, ठीक है। इसमें जो है कौन सा सही है? तो दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें द टर्म MSTRIPES इज समटाइम्स सीन इन न्यूज, और ये तो सर बी है। जी बी, सर है, अब बी आंसर है, बी। ओके। मेंटेन ऑफ टाइगर रिजर्व है ना, तो ये तो खैर करंट का है, और कोई दिक्कत नहीं है, करंट का है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, what are the most likely advantages of implementing goods and services tax? इसमें पूछा है कि जीएसटी का क्या लाभ है ना, जीएसटी का कौन कौन से लाभ है। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, तब ये मान के चलिए कि आपको ये देखना है कौन सा लाभ नहीं होगा, और लाभ नहीं का मतलब है आपको और ढूंढना है। और मतलब गलत जैसा लगे, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। पहला देखिए कि जीएसटी के क्या लाभ हैं, नॉर्मली पता होते हैं, सारे नहीं पता होते हैं, लेकिन ये तो पता होता है यार, ये कैसे हो सकता है, ये तो जीएसटी तो टैक्स है। यहां से बातें कई निकल के आएंगी। पहला देखिए, इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट द सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये तो सही है ना। ये क्या हुआ है कि कई सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया, एक टैक्स, तो ये सही है ना। It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it the increase foreign exchange reserve। तो है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना। रिड्यूस, ये करंट अकाउंट को रिड्यूस करेगा क्योंकि ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, इट विल enormously increase the growth of size economy of India and will enable to overtake China। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कुछ समय में चाइना को ओवर कर जाएंगे, तो ये तो वही बात हो गई, ठीक। तो ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही है इसमें कि जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें लीकेज कम होगा और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के पास चीजें आ पाएंगी, और इसमें कई सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, कई सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है। और मैं आपको सबसे जीएसटी का एक फायदा बताता हूँ, दो फायदे बताता हूँ, एक नहीं। पहला फायदा ये है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा, अब कोई टैक्स की चोरी आसानी से नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि अब इसमें चीजें सस्ती हो जाएंगी। सस्ती कैसे हो जाएंगी? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई चीज आई,
कोई चीज आई मुंबई से आई गुजरात, है ना, तो गुजरात में एंट्री की तब टैक्स लगा। गुजरात से वो चीज आई दिल्ली, तब दिल्ली में जैसे एंट्री की तब टैक्स लगा। तो जो महाराष्ट्र से संतरे चले थे 25 रुपए, वो यहाँ हो गए 120 रुपए के, क्योंकि उनमें संतरों पे गुजरात में भी टैक्स लगा है, दिल्ली में भी टैक्स लगा है। अब क्या है कि फाइनली दिल्ली में ही टैक्स लगना है बस। तो यानी जब इसमें मान लीजिए, चलो हम मान लेते हैं 25 रुपए और लग गया, तो इसकी कीमत हो गई 50 रुपए, है ना। 125 अब 120 तो नहीं होगी, समझ गए। जीएसटी कैसे मूल्यों को घटाएगा, क्योंकि जीएसटी से बार बार टैक्स लगते थे, इस वजह से टैक्स लगने से कीमत बढ़ जाती थी, और एक बार लगेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी, इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, है ना, BTIA is sometimes seen in the news in the context of, है ना, negotiations held between India and broad based trade investment agreement। तो पूछा है भारत के साथ किसका? यूरोपियन यूनियन। बताएं। सर यूरोपियन यूनियन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यूरोपियन यूनियन ही है। इसमें देखो, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़ेगा, यह लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कौन सा ऐसी बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? क्या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कर सकता है? नहीं। इकोनॉमिक कॉपरेशन अफेयर का डेवलपमेंट नहीं, संघाई, है ना, इनमें से कोई नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट, केवल इनके अलावा। ये कंट्री है, ये सब काउंसिल है, ये कॉपरेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन, काउंसिल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये सिंपल सा वर्ड है। तो एक ही है यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन के जो मेंबर हैं उनसे इन्वेस्टमेंट संबंधी समझौता हुआ है। तो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस। अब एक चीज आप देख रहे हो कि मैं जब भी क्वेश्चन करता हूं, कोई भी क्वेश्चन करूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने ये कभी नहीं पढ़ा था। मैं ये मान लेता हूं कि मुझे ये नहीं पता, और जो भी मैं आंसर निकालता हूं वो बाकी चीजों से निकालता हूं। कि करंट क्या होता है, आप जरूरी नहीं है सारा करंट पढ़ लो, लेकिन इतना आप जानते हो कि कोई काउंसिल इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इतना आप जानते हो कि कोई कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इतना आप जानते हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कंट्री ही इन्वेस्टमेंट करेगा। कभी सुना है नाटो ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, या सार्क ने इन्वेस्टमेंट किया है, या आसियान ने किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब चीजें आपको बिल्कुल नहीं पता हो, तो आपका जो अपना है ना बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान बहुत, थोड़ा ज्ञान बहुत बड़ा हो जाता है, छोटी चीजें बहुत बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आप जब से पेपर को डिस्कशन कर रहे हो मेरे साथ में, आपको कभी मैंने नहीं बोला होगा ये मैंने पढ़ा है या आपने पढ़ा है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इसको नहीं पढ़ा है, फिर भी निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 83। Consider the following statement. India has ratified the trade facilitation agreement of WTO. भारत ने WTO के FTA एग्रीमेंट को स्वीकार किया है, ठीक है, अनुसमर्थन दिया है। तो अब इसमें देखिए 83, अब इसमें दूसरा है FTA is a part of WTO Bali Ministerial Package of 2013। चौथा देखिए FTA came into force in January 2016। अब ये देखिए
दोनों में एक साथ क्लैश हो रहा है, तीसरे वाले में और दूसरे वाले में। ठीक है, तो ये बात सही है कि देखो अगर आपको यहाँ पे क्या है कि कम से कम एक चीज आपको मिल रही है कि WTO मिनिस्टीरियल, समझ रहे हो, WTO मिनिस्टीरियल पैकेज 2016। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, FTA केम इनटू फोर्स, तो ये गलत है। आंसर इसमें है केवल एक, ठीक है, केवल एक है इसमें। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें आगे आपको देख लेना, इसको कहीं नोट कर लीजिए, TFA क्या होता है, TFA क्या है, इसको आगे देखना है। अब उसमें न्यूज में रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 84, ये तो आप लोग बताएंगे हमें, बहुत बार मैंने करवाया है। बताइए, बताओ स्वप्निल, अर्चना जी, अल्ताफ, बताइए। तो ठीक है, देखिए इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी Yes, sir. सर। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चावार पोर्ट? चावार पोर्ट को डेवलप करने का क्या उद्देश्य है? पहला है इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्री, नहीं, ये चावार पोर्ट ईरान में है। इंडियाज रिलेशन विद द ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंडियाज विल नॉट डिपेंड पाकिस्तान एसेट अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशिया, तो बिल्कुल सही है, यही है। अब सीधे क्या करेगा कि इंडिया अब ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया पहुंच सकता है। पहले क्या था कि इसको पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ता था। तो 84 का सी, और मैंने कई बार डिस्कस किया है चावार पोर्ट और बॉर्डर पोर्ट। अभी कुछ दिन पहले, इस बार भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार भी मैंने शायद करवाया भी था, चावार डे ऐसा कुछ था करंट में। जी सर। हाँ, तो वो न्यूज में था, तो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर, अरे दोनों हिंदी में आ गए भाई, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दोनों हिंदी में। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में किसके लिए वैधता अधिशेषित है? यानी चलिए इसको देखिए, साइबर रिपोर्ट्स होता है, जो साइबर रिपोर्ट्स है उसके लिए कौन रिपोर्ट्स करता है? तो इसमें है सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और बॉडी कॉर्पोरेट। कौन है जो साइबर से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, बताएं। से रिलेटेड। सेवा प्रदाता, बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकते हैं, डेटा सेंटर भी कर सकते हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट निकाय, जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ कि कोई किसी का कनेक्शन लगा हुआ ब्रॉडबैंड का, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। जहां दिल्ली का डेटा रखा जाता है वो भी कर सकता है, और दिल्ली सरकार भी कर सकती है ना। कंप्लेन कोई भी कर सकता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें तीनों सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होना अधिकार है, फंडामेंटल राइट लीगल है, राइट। हैं? लीगल। ये जो है भारत में वोट देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है एज विल बी above 18 ईयर फॉर वोट, और एज विल बी 21 ईयर, 30 ईयर एंड 35 ईयर। ये अलग अलग
बॉडी के लिए है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड है, लिखा हुआ है ना। ये लीगल है, लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वही लीगल है ना। तो लीगल, लीगल राइट का मतलब जैसे क्या होता है, अगर कोई अफ्रीका का व्यक्ति है ना, उसने, अगर आप उसको चाकू मार देते हो, ठीक है, तो उसका लीगल राइट है कि आप पर वो एफआईआर करे, है ना, उसका नेचुरल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है उसका, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए मिले हुए हैं, ठीक है। लीगल राइट किसी को भी हो सकता है। आप किसी भी तीन आप किसी भी 5 साल के बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चा यूएसए का हो, चाहे बच्चा वो नाइजीरिया का हो, चाहे कहीं का हो। लेकिन आप 32 ईयर वाले को आईएएस में सेलेक्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि जो आईएएस बॉडी है वो हमारी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए और वोट डालना। मोस्टली लोग लीगल राइट लगाते हैं। लीगल राइट कहीं भी, फंडामेंटल राइट का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ये लीगल राइट है आपका, कानून है देश में कि कोई किसी को नहीं मार सकता। लेकिन क्या संविधान में ऐसा कहीं जिक्र है? नहीं है। तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि वोट और इलेक्शन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 हो गया था ना, 87। ओके, हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द, है ना, इवॉल्व द लेजर इंटरफॉर्मेटर स्पेस एंटीना ईलिजा प्रोजेक्ट का। ये तो पता होगा आपको, बहुत न्यूज में था, ये आ गया पूरे पेपर में, यही था जो मुझे पढ़ा हुआ लगा था कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, बाकी चावार लगा था पढ़ा हुआ सा है, चावार रिपोर्ट पढ़ा हुआ लगा था, ये भी लगा था। बताएं, ये डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लगाए। जब आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ते हो तो छोड़ देते हो, यार ये बड़ी बड़ी बातें हैं, थोड़ी यूपीएससी पूछेगा, देखो पूछ लिया उसने, पूछ लिया, मतलब डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। जो लोग बोलते हैं ना कि खाली भारत को पढ़ो, भारत को भी पढ़ो, कुछ चीजें एडवांस भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ही होगा या आशा, ठीक है, आशा से क्वेश्चन आएगा, आंगनबाड़ी से आएगा, मनरेगा से आएगा, हाँ ये ठीक है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। ये पहले मैंने बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो, कोई भी हो, वो क्लास 3 से लेकर पीएमओ तक वो एक आईएएस ऑफिसर या पीसीएस कक्षा 3 वाले बच्चे से भी बात कर सकता है, और पीएम के भी नजर से नजर मिला के बात करता है। तो उसे बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस पता होता है। पीएम से छोड़ो, प्रेसिडेंट के सामने बोलना होता है आप लोगों को, और प्रेसिडेंट इंडिया का क्या, यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने बोलना होता है जब आप राजदूत होते हो। तो आप में एडवांसमेंट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां का सेक्रेटरी बात करेगा आपसे और आप बात करोगे, तो आपने सिर्फ यही समझा है कि गन्ना की खेती कैसे होती है ना, आशा इंजेक्शन कैसे लगाती है, तो उससे बात कैसे कर पाओगे। तो बेसिक टू एडवांस, है ना, क्योंकि पोस्ट आपकी वो भी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हमने नहीं बनाया, लास्ट क्वेश्चन है विद्यांजलि, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। विद्यांजलि योजना का क्या पर्पज है, बताएं। 88 देखो,
to enable the famous foreign education institution to open campus in India. विद्यांजलि विदेशी कैंपस खोलने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस गलत है। विद्यांजलि नाम होगा विदेशी कैंपस, मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली हम इंडिया में खोल दो, दिल्ली में, तो दूसरा सेंटेंस तो गलत है। अगर दूसरा गलत है तो ये भी गलत है, ये भी आ गया, मुझे लगता है आंसर तो। पहला गलत है कि दूसरा गलत? हाँ दूसरा, नहीं एक मिनट, पहला एक मिनट में, नहीं गलत हो गया, पहला गलत है ना, तो खाली ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, है ना। पहला तो ठीक है, पहला गलत हो गया आपका 88 का। तो अभी इसमें दूसरा समझते हैं। टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड गवर्नमेंट स्कूल बाय द टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। ये एकदम सही है कि प्राइवेट की सहायता से, प्राइवेट सेक्टर की सहायता से स्कूल की क्वालिटी को और डेवलप करना है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो अब देखते हैं तीसरा, देख लेते हैं। टू encourage voluntary monitoring the contribution of the private individual and organization so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary schools। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए नहीं है, और उसके ऊपर कॉलेज के लिए भी है, यानी ये जो है +2 तक के लिए है, इस ठीक है, ये कॉलेज लेवल तक के लिए। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो केवल इसमें 2 सही है, केवल 2। सेकेंडरी 10th तक आता है ना सर? हाँ सेकेंडरी 10th तक आता है सर। हाँ सेकेंडरी 10 तक आता है ये। तो ये है, ठीक है। बाकी हम लोग कल हमारा ये 2017 का पेपर पूरा हो जाएगा, फिर आप जैसा बोलोगे प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे या कुछ और, ये सब कहोगे। स्टार्ट करिए सर। स्टैटिक्स सी सेट, ठीक है, ठीक, हाँ ये भी सही रहेगा। इसका भी तो पेपर 2018-19-17 से बाकी है। सीसेट में कल के बाद से सबसे पहले तो कम से कम 5-6 दिन आपको कंप्रीहेंशन करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर वो क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश तो इसमें नहीं आती है आपके, एमपी में इंग्लिश आती है, एमपीपीएससी में? सर देखना पूरा है शायद सर, इंग्लिश है। अच्छा, फिर कंप्रीहेंशन दोनों में आता है, यहाँ भी आता है वहां भी आता है, ठीक है। कल हम लोग कल तो इसको कर लेते हैं, कल के बाद फिर वही शुरू करेंगे। इसके बाद से बहुत सारी चीजें उसमें रहती है, रीजनिंग, मैथ, पता नहीं क्या क्या। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। और मैथ है तो अब मैथ के लिए आप सोचो कि आप 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। मैथ जो उसका रीजनिंग आप सीख सकते हो, और मैथ कोई ये बोले कि आपको मैं एक महीने में मैथ सिखा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। 1 या 2 महीने भी नहीं सीख पाते हो। और इसलिए आपने देखा होगा मैथ की क्लास में बच्चे जिसको आती है वो कर लेता है। हाँ, रीजनिंग प्रैक्टिस से हो सकती है, रीजनिंग, क्योंकि सर रीजनिंग सरल भी मैथ की अपेक्षा। और रीजनिंग तो भाई वो तो मेंटेलिटी, तो माइंड सेट होता है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग कल मिलते हैं क्लास में, और टाइमिंग यही रखेंगे, ठीक है। सब लोग सही से जाग भी जाते हैं।